Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Dewashish. As we are continuing with the environment lecture series, this is lecture number 28. तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज सेकेंड लास्ट लेक्चर है. एक लास्ट लेक्चर और आएगा एनवायरमेंट का, उसका एनवायरमेंट सीरीज हमारी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हो जाएगी. तो चलिए, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर पे वी आर डीलिंग विद एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उस पर मैंने अराउंड 6 एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर ली थी. आगे जो बची हुई एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आज हम अपने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 7th एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन से. देखिए, इसको अपन कहते हैं TEEB. फुल फॉर्म है टी से, देखिए दा है ये, ठीक है. तो द इकोनॉमी ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. तो याद रखिएगा टीप, ठीक है. इट वाज फॉर्म्ड इन 2007, ध्यान रखिएगा, ठीक है. कब फॉर्म हुई थी? 2007 में. ये एक्चुअली क्या है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, जो रिसर्च वगैरह करती है, मतलब स्टडी करती है. याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? स्टडी और रिसर्च करती है. कब फॉर्म हुई थी? 2007 में. और किसने फॉर्म किया था इसको? याद रखिए, जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में. जर्मनी एंड यूरोपियन कमीशन, ठीक है. अब आप कहेंगे इसका काम क्या है, तो याद रखिएगा, इसका काम ये है कि बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर यूज करना चाहिए. अगर हम उसका बेटर यूज करेंगे तो याद रखिएगा हमको बेनिफिट मिलेगा हमारी इकोनॉमी में, ठीक है. तो हमारी इकोनॉमी और बेटर होगी. और अगर हम उसका मिसयूज करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में लॉस होगा. तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो टीब है, दैट इज द इकोनॉमी ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हमें ये बताती है हमारे कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डैमेज. मतलब अगर हम जो मिसयूज कर रहे हैं उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को कितना लॉस होगा. तो जो मैंने बोला कि जो मिसयूज हो रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी का, उससे हमारी इकोनॉमी में कितना लॉस होगा, ठीक है. तो एक तरीके से हमारा ये बताती है कि हमें कितना लॉस हो सकता है हमारी इकोनॉमी में ड्यू टू द लॉस ऑफ व्हाट? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. तो ये याद रखिएगा, या तो इकोसिस्टम डैमेज होने की वजह से इकोनॉमी में कितना प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इकोनॉमी को कितना कॉस्ट सहना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी लॉस. ये काम है टीप का, याद रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट पीटा, आई थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा पीटा, है ना. अभी आपने जलीकातू के सुना होगा, स्पोर्ट्स है, बुल गेम है, ठीक है, तमिलनाडु में खिला जाता है. तो उस पर भी रिसेंटली बैन लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट पे. तो ये बहुत न्यूज पे था. पीटा क्या है मैं आपको बता दूं, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है. नाम से ही पता चल रहा है एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है. ये एक एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात, ठीक है. और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ कहते हैं इसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज फॉर्म्ड इन 1980, ठीक है. इसका काम क्या है? जैसे क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स अगर कहीं होता है, ठीक है, तो उस पर ये एक्टिव रहता है. एनिमल को रेस्क्यू कराने में अपना रोल प्ले करता है ना. इवन कुछ गवर्नमेंट जैसे इंटरनेशनल कंट्रीज है, वो लोग एनिमल क्रुएलिटी पे लॉ बनाए, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज प्रोवाइड करें, तो लेजिस्लेशन बनाए, ठीक है, उसके लिए ये बहुत फेवर करता है, ठीक है. ये इवन प्रोटेस्ट करवाता है, मतलब कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करता है कि अगर फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, ये एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है. तो कैंपेन वगैरह ऑर्गेनाइज करता है. इवन सेलिब्रिटी का भी इन्वॉल्वमेंट रखता है टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट द एनिमल राइट्स. तो ये एनिमल राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम पीटा कहते हैं, याद रखिएगा. तो बस याद रखिए 1980 में फॉर्म हुई थी. कभी हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए किसी स्टैटिक एग्जाम में, ठीक है. नेक्स्ट ग्रीन पीस, मैं आपको बता दूं ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो वर्क करती है फॉर द एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करने के लिए ये ग्रीन पीस वर्क करती है, ठीक है. ये ग्रीन पीस स्टैब्लिश हुई थी 1971 में, याद रखिएगा, है ना. और वैनकूवर, याद रखिए, ये जगह है कनाडा में जहां पर ये स्टैब्लिश की गई थी ग्रीन पीस, ठीक है. ये न्यूज में भी रहती है बहुत ज्यादा. इसका सबसे खास पॉइंट क्या है? तो एनजीओ एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए वर्क कर रही है. याद रखिएगा, इट हैज अ जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस, मतलब एक कंसल्टेटिव स्टेटस इसको मिला हुआ है. किसको? ग्रीन पीस को. किस चीज में? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. अगर आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन की 5 जो ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो उसका ग्रीन पीस को क्या मिला हुआ है? एक जनरल, याद रखिए, कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. तो स्टेटमेंट्स में आपको ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हैं, दैट इज 10th सावन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने इंडिया पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क. तो पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. जैसे आपको पता होगा, अपन वाइल्ड एनिमल्स का यहाँ पर किलिंग होती है, फिर उसको बेचा जाता है, ट्रेड किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे. तो उसी को रोकने के लिए सावन बनाया गया है, ठीक है. तो याद रखिएगा, कंट्रोलिंग द ट्रांस बाउंड्री, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वाइल्ड लाइफ क्राइम थ्रू, हाँ, और याद रखिए वाइल्ड लाइफ क्राइम
क्राइम को रोकना है अपन को, कौन से क्राइम को, जो ट्रांसबॉर्डरी मतलब यहाँ पर अगर शिकार करते हैं फिर उसको सेल आउट करते हैं दूसरी कंट्री में, उस क्राइम को रोकना है। और कैसे रोकेंगे? थ्रू 5C, ये याद रखिएगा, आप आंसर राइटिंग पे भी यूज कर सकते हैं। 5C कैसे रोकेंगे? याद रखिएगा, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉपरेशन। ठीक है, आप कहेंगे सर ये किसके साथ होगा? ये एक्चुअली जो एग्रीमेंट है सावन, ये 8 कंट्रीज का है। आपने सार्क पढ़ा होगा, ठीक है, तो सार्क में 8 कंट्रीज हैं, वही 8 कंट्रीज आपस में कम्युनिकेट करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग और कॉपरेशन। तो इससे पूछा सकता है कौन सी है वो 8 कंट्रीज? तो याद रखिएगा, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका, ये 8 कंट्रीज हैं। खास बात यह है, इंडिया ने इसको 2016 में ज्वाइन किया था, तो इसलिए 2016 में ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में भी थी। ठीक है, और याद रखिएगा इसको स्टैब्लिश कब किया गया है? 2011 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, भूटान में इसको स्टैब्लिश किया गया था, दैट इज सावन को। ठीक है, तो ये किस लिए बनाया गया? टू कॉम्बैट इलीगल ट्रेड इन द रीजन, तो इस रीजन में हम इलीगल ट्रेड को रोक सके। तो पूछा जाता है सावन किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखें, ट्रांसबॉर्डरी वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, इतना ही काफी रहेगा आपके लिए। ठीक है, और इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर। ठीक है, 11th इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ISA भी अपन इसे कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको लॉन्च किया गया था। याद है मैंने आपको UNFCCC की मीटिंग्स पढ़ाई थी, उसमें एक पेरिस एग्रीमेंट कराया था, COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, उसी पेरिस एग्रीमेंट का ये आउटकम निकला था एक, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, उस टाइम पर 2 सरकार, मैं आपको बता दूं, एक इंडियन गवर्नमेंट दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और फ्रेंच के प्रेसिडेंट, ठीक है, दैट इज फ्रैंकोस होलैंड, याद रखिएगा, इन दोनों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसको लॉन्च किया गया था वहां पर। ठीक है, ये किस लिए है? इसमें अराउंड 121 कंट्रीज, 121 कंट्रीज, 121 कंट्रीज को बुलाया गया कि आप उनको इन्वाइट किया गया था। ठीक है, और ये 121 कंट्रीज कहाँ की थी? मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिक एरियाज की। कहने का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज थी उनको बुलाया गया, इसलिए मिल गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनको बुलाया गया था। आपको पता होगा इसमें ज्यादातर कंट्रीज जो थी वो अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका की थी। ऐसा नहीं सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट से थी, मैक्सिमम कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट की थी। ठीक है, क्यों इन्हीं कंट्रीज को बुलाया गया था? आपको भी पता है, मैक्सिमम जो सन एनर्जी, सोलर एनर्जी आती है वो इन्हीं कंट्रीज को मिलती है। ये सोलर रिच कंट्रीज कहते हैं इन्हें। मोदी जी ने सूर्य पुत्र कंट्रीज भी कहा था। ठीक है, बट आप याद रखिएगा इनको, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया क्यों गया? याद रखिएगा, टू हार्नेस द सोलर एनर्जी, मतलब ये सोलर एनर्जी है इसको हम प्रॉपर यूज कर सके, उसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया। और इंडिया में पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर पहली बार किसी इंडिया में बनाया गया, और वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। तो याद रखिएगा, पूछा था ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है? तो आंसर है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट हम आते हैं 12th में, इसको AOSIS भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट। ठीक है, ये फॉर्म हुआ था 1990 में। अब ये क्यों फॉर्म हुआ? आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होगा? जो अपने आइस बेल्ट है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो मेल्ट आउट करेंगे। वो मेल्ट आउट करेंगे तो अर्थ जो पानी है उसका लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जो स्मॉल आइलैंड्स है उनको खतरा है, तो उन्होंने अपनी बात रखने के लिए उन्होंने ग्रुप बना लिया, अलायंस ऑफ सोलर स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। ठीक है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज में जो कंट्रीज लाई करती है, याद रखिएगा, लो लाइंग कोस्टल एरियाज में लाई करती है, एंड स्मॉल आइलैंड नेशन। और क्यों बनाया गया है? टू एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी कंट्री ग्लोबल वार्मिंग के इशू को उठाती हैं। 44 मेंबर्स हैं, याद रखिए, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ इन अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट। तो इंडिया मेंबर नहीं है, ये खास पॉइंट है, याद रखिएगा, लोग इंडिया मेंबर लगा देते हैं इसका, इंडिया इज नॉट द मेंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 13th में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ठीक है, तो ये व्हेलिंग से, यस, व्हेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या है? इट इज फॉर प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक्स। जो व्हेल्स होती हैं उनके स्टॉक्स को मेंटेन करना, उनको कंजर्व करने के लिए ये इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बनाई गई है। मैं आपको बताऊं, जापान जैसी कंट्री, नॉर्वे जैसी कंट्री व्हेल्स को हंट करती हैं, ठीक है, उनको किल करती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ही इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बनाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इवन मैं आपको बताऊं जो आपकी सदर्न ओशियन है, ठीक है, यहां मैंने सदर्न सेंचुरी लिख दी है, सदर्न ओशियन जो है, ठीक है, उसको व्हेल सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो सदर्न ओशियन उसको क्या डिक्लेयर किया? व्हेल सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। बाय हुम? बाय इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है 1946 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, अभी भी मैं सही बताऊं तो जापान
किल कर रही है किसको, वेल्स को फॉर द कमर्शियल पर्पस, सही बताऊं, लेकिन उनका ये कहना है कि हम साइंटिफिक पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए हम उनको किल करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर देखा गया है इन द नेम ऑफ साइंटिफिक पर्पस जापान हैज बीन किलिंग राइट नाउ वेलिंग, वेल्स को किल कर रही हैं। तो देखते हैं, याद रखिए इंटरनेशनल वेलिंग एमिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब स्टैब्लिश हुई थी, 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है REDD। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं REDD एंड REDD प्लस में, मैं आपको क्लियर डिस्टिंक्शन बता देता हूं। REDD का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। पहले तो आप ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैंने फॉरेस्ट को कट किया तो मैं फॉरेस्ट को बर्न करूंगा, मतलब लकड़ी को बर्न करूंगा। अगर मैं फॉरेस्ट को बर्न करता हूं, मतलब लकड़ी को बर्न करता हूं, तो पोल्यूशन होगा कि नहीं, उससे एमिशन होगा, तो ऑफ कोर्स हार्मफुल है। और मान लो मैंने फॉरेस्ट को कट कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो एक बात बताइए, फॉरेस्ट आपको भी पता है कि क्या अब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो अगर फॉरेस्ट कट हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या वो कार्बन को अब्जॉर्ब कर पाएंगे, नहीं अब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसीलिए हम फॉरेस्ट को कहते हैं कि उसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। याद रखिएगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कौन करता है, ये फॉरेस्ट, क्योंकि कार्बन को स्टोर करता है। तो अगर ये बताइए फॉरेस्ट कट हो गए तो एमिशन भी होगा, क्योंकि आप उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, और इवन से कटिंग से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जो कार्बन स्टोर करके रखता है फॉरेस्ट, वो स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगी इसकी वजह से। तो उसी को देखते हुए REDD लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये बोलता है कि हमें फॉरेस्ट जो कटिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। कहने का मतलब पहले पॉइंट तो पहले, उससे पहले याद रखिएगा, इट रिड्यूस फॉरेस्ट एमिशन, फॉरेस्ट एमिशन को रिड्यूस करने की बात करता है। और उससे क्या होगा, एंड मेंटेन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, याद रखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेंटेन करने की बात करता है, और फॉरेस्ट एमिशन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करने की बात करता है थ्रू ए फॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन नहीं करें, है ना, फॉरेस्ट को डिग्रेड ना करें, REDD उसकी बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी के। ये REDD कब फॉर्म हुआ, 2008 में, और किसका इंपॉर्टेंट रोल रहा फॉर्मेशन ऑफ REDD, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये तीनों ने मिलके REDD फॉर्म किया है। तो ये पूछा सकता है आपसे, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक डाल देंगे, कोई भी चेंज कर देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब ये REDD प्लस क्या है, चलो REDD तो अपन ने देखा कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने से मना करता है, मतलब डिफॉरेस्टेशन ना हो और फॉरेस्ट को डिग्रेड ना किया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। क्या यूज है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो REDD प्लस क्या है, देखिए प्लस जो है ये एक सही बताऊं तो REDD का एडवांस वर्जन है REDD प्लस। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ये बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को इंसेंटिव देंगी, टेक्नोलॉजी देंगी, जिससे वो क्या कर सके, वो फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके। तो इसमें REDD प्लस में क्या एक एक्स्ट्रा है, इंसेंटिव देने की बात कही गई है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इंसेंटिव टू डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, इसमें वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ये इसमें REDD से एक स्टेप आगे जाने की बात करता है, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए ABC जो मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये REDD प्लस के हैं कि हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट को मैनेज करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए, और एनहांसमेंट ऑफ कार्बन सिंक, ठीक है। तो यार एनहांसमेंट ऑफ कार्बन सिंक कैसे होगा, जब आप फॉरेस्ट बढ़ाएंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे, तभी तो कार्बन ज्यादा स्टोर हो पाएगा, कार्बन सिंक बन पाएगा। तो एनहांसमेंट ऑफ कार्बन सिंक, और ये तीनों कंट्रीज क्यों करेंगी, जब आप उनको क्या प्रोवाइड करोगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करोगे। डेवलपिंग कंट्रीज को इंसेंटिव मिलेगा तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगी और कंजर्व करेंगी। तो REDD प्लस टॉक्स अबाउट इंसेंटिव, ठीक है। देखते हैं एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो यहां पर हमने अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, जो सॉरी एनवायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो हमने कंप्लीट कर दी हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज रह गई हैं, और जो स्टैटिक पोर्शन रह गया उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा एनवायरमेंट लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको पूरे एनवायरमेंट लेक्चर सीरीज के नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इवन आपको और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं तो आप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, और कमेंट शेयर लाइक जरूर करते रहें, इससे हमको पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।